हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश रोमा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले कुछ दिनों से अपन आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है, उसके अंदर जो अपना फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट है जनरल साइंस, उसके बारे में अपन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमारी 10 क्लासें कंप्लीट भी हो गई है, जिसके अंदर हमने बायो का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी फिजिक्स का चल रहा है, फिजिक्स की भी 2 क्लासें हो गई है, जिसके अंदर हम गति के बारे में पढ़ चुके हैं, गति के समीकरण है वो पढ़ चुके हैं। बल के बारे में देख रहे थे अपन, और बल के प्रकार है वहाँ से आज अपन अपनी जो क्लास है वो कंटिन्यू रखने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये क्लासें अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करते रहना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, फीडबैक देते रहना, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। क्योंकि पिछली 2 क्लासों से आपके व्यूज़ वगैरह कम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे ये स्टॉप भी कर देनी चाहिए। तो अगर कंटिन्यू रखनी है तो वैसे बताना, अगर नहीं रखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे कोई। चलो, बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम जो गति के समीकरण है वहाँ तक पढ़ चुके थे और बल के बारे में पढ़ रहे थे। तो बल के प्रकार है, यहाँ से आज पढ़ना है हमें कि बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस आधार पे अपन प्रकार की चर्चा करते हैं। तो बल के प्रकार है उनकी हम अगर संपर्क के आधार पर चर्चा करें कि कितने टाइप होते हैं, तो 2 होते हैं, जैसे संपर्क बल और है संपर्क बल। अब संपर्क बल कौन सा होता है और असंपर्क बल कौन सा है वो मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। उसके बाद में अपन संतुलन के आधार पे देखेंगे। तो संतुलन के आधार पे कुछ संतुलित बल है यानी जो फिक्स होंगे, असंतुलित बल है यानी वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। प्रकृति के आधार पे भी देखेंगे अपन, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, सबसे प्रबल बल है ये गुरुत्वाकर्षण। अपना दुर्बल बल भी देखते हैं अपन, विद्युत चुंबकीय बल भी देखते हैं, नाभिकीय बल है, ये सब देखेंगे जो प्रकृति में मूलभूत रूप से विराजमान है, यानी इनको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप इनके जो क्षेत्र के अंदर जो भी वस्तुएं होती हैं उन पे अपने आप ये लागू होते हैं। तो ये सब अपन डिटेल से देखने वाले हैं कि कौन कौन से। तो सबसे पहले अपन संपर्क के आधार पे जो बल है उनकी चर्चा करते हैं। तो संपर्क के आधार पे सबसे पहले संपर्क बल और उसके बाद में असंपर्क बल। तो संपर्क बल देखते हैं। संपर्क बल कौन सा होगा कि बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं के मध्य क्या होना चाहिए, अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। और अगर 2 वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया होगी तो उसे क्या बोलेंगे, संपर्क बल कहेंगे। वे बल जिनमें 2 वस्तुओं के मध्य संपर्क होना आवश्यक है, अन्योन्य क्रिया का मतलब ये क्या हो गया कि उनके मध्य क्या होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए। अगर दोनों वस्तुओं के बीच में संपर्क है तो इसका मतलब कौन सा होगा, संपर्क बल। जैसे पेशेबल, पेशेबल यानी हमारे द्वारा कोई भी वस्तु पे बल लगाया जा रहा है वो कौन सा होगा, पेशेबल। जैसे घोड़ा है वो गाड़ी को खींच रहा है, वो कौन सा होगा, पेशेबल। क्योंकि इन सब में क्या है, 2 वस्तुओं के मध्य संपर्क है। तनाव बल, जैसे अपन किसी रस्सी को खींच रहे हैं तो उस पर कौन सा बल हो गया। अब आप बोलोगे सर पेशेबल है, हाँ पेशे भी है, लेकिन तनाव बल भी होगा। अगर 2 रस्सियों को अगर हम खींच रहे हैं या एक रस्सी को 2 तरफ से खींच रहे हैं तो तनाव बल। घर्षण बल, घर्षण बल तो आप सबको पता ही होगा कि अगर हम पृथ्वी पे चल पा रहे हैं तो घर्षण की वजह से चल पा रहे हैं, गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो घर्षण की वजह से लगते हैं, अपन नोटबुक में लिख पा रहे हैं तो घर्षण की वजह से। जैसे मैं अभी ये लिख रहा हूँ तो ये भी किसकी वजह से, घर्षण बल के वजह से। तो इन सब का भी अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप से होते हैं इनके अंदर। सबसे पहले अपन देखते हैं पेशेबल। संपर्क बल के अंदर सबसे पहले कौन सा देखते हैं, पेशेबल। पेशेबल यानी नाम से स्पष्ट है कि मांसपेशियों के फलस्वरूप लगने वाले बल को क्या कहेंगे, पेशेबल कहते हैं। मांसपेशियों के फलस्वरूप जो भी बल लगता है मांसपेशियों की वजह से उसे क्या बोलते हैं, पेशेबल। पेशेबल लगने के लिए मांसपेशियों एवं वस्तुओं के मध्य क्या होना चाहिए, संपर्क होना जरूरी है। किस किस के मध्य, मांसपेशियों और वस्तुओं के मध्य। जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादातर पूछते हैं एग्जाम्पल ही है इनके, तो पशुओं द्वारा विभिन्न कार्यों में लगने वाला बल क्या कहलाएगा, पेशेबल है। श्वसन क्रिया में लगने वाला बल भी कौन सा है, पेशेबल। अब आप बोलोगे सर श्वसन क्रिया में बल थोड़ी लगता है, हाँ पेशियों को लगता है, अपने को महसूस नहीं होता वो अलग चीज़ है। फेफड़े है वो फूलते हैं तो वो क्या है, पेशेबल ही है। पाचन क्रिया में लगने वाला बल भी क्या है, पेशेबल। ये सब कौन से बल हो गए, पेशेबल। श्वसन क्रिया और पाचन क्रिया वाले एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि इनमें मतलब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये इनमें पेशेबल कैसे हो गया, अपन तो कोई काम ही नहीं करते, ये नहीं करते। लेकिन अपन काम नहीं करते, अपनी बॉडी है वो काम करती रहती है, अपनी मांसपेशियां वो काम करती रहती है, तो इसलिए कौन सा हो गया, पेशेबल हो गया इनमें। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं इसमें 2 नंबर पे घर्षण बल, क्योंकि संपर्क के अंदर ही अपन देख रहे हैं, पेशेबल देख लिया, घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। कि घर्षण ठोस वस्तुओं का गुण है, किनका,
ठोस वस्तुओं का। जब दो ठोस वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है तो उनके मध्य अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल है वो क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। क्या करता है ये? विरोध करता है हमेशा अपेक्षित गति का, यानी गति को कम करता है। अगर समझो अगर घर्षण नहीं होता तो गाड़ियों को मतलब पेट्रोल वगैरह की जरूरत ही नहीं होती, एक बार से हम स्टार्ट करके अगर छोड़ देते तो कंटिन्यू चलती रहती। लेकिन फिर ये भी दिक्कत होती कि उनको रोकते कैसे, ब्रेक ही नहीं लगा पाते। तो इसलिए घर्षण आवश्यक भी है। और घर्षण बल सदैव आरोपित बल एवं अपेक्षित गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान में रखना कि ये है वो आरोपित बल है, वो अपेक्षित गति की दिशा के विपरीत लगता है। एग्जाम्पल के लिए कि साइकिल के पेडल मारना बंद कर दे तो वह धीरे धीरे रुक जाएगी, क्योंकि उस पर घर्षण लगता है। जैसे घर्षण है वो किस तरफ लगेगा? पीछे की ओर। पेडल मारेंगे अपन आगे की ओर, तो ये अपन आरोपित बल है वो हो गया। और घर्षण विरोध करेगा उसका, और उससे ये तो पीछे वाला पहिया हो गया। और आगे वाले पहिए पे आरोपित बल है वो आगे की तरफ होगा और घर्षण पीछे की तरफ। तो ऐसे करके वो क्या करता है? गति को रोक देता है। अपने को ध्यान में ये रखना है कि जो अपन बल लगाते हैं उसके विपरीत जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। ये उस गति का विरोध करता है। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन बहुत सारे इसके, कि कार या स्कूटर का इंजन बंद कर देने पर उनका कुछ समय बाद रुक जाना। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि उन पे घर्षण बल लग रहा है। और अगर जब तक इनका इंजन चालू रहता है अपन एक्सीलेटर दबाए रखते हैं तब क्या होता है कि वो हम घर्षण से ज़्यादा बल लगा रहे हैं इसलिए वो चल पाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कि गेंद व सतह के मध्य घर्षण बल के कारण सतह पर लुढ़कती हुई गेंद धीरे धीरे रुक जाती है, क्योंकि उस पर भी सतह है वो क्या करती है? घर्षण बल लगा रही है। अब जब तक घर्षण बल से ज़्यादा हमारा पैसे बल लगाया हुआ था तब तक तो वो लुढ़क रही थी, लेकिन अब नहीं लुढ़केगी। घर्षण बल दोनों वस्तुओं के मध्य संपर्क की सतह प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यदि सतह कैसी होगी? खुरदरी या रुक्ष होगी यानी रफ होगी तो घर्षण बल अधिक होगा, और अगर सतह है वो चिकनी होगी तो क्या होगा? घर्षण बल कम होगा। दो सतहों के मध्य अनियमितताओं के मध्य अंतः बंधन के कारण घर्षण होता है। अगर दो सतह है उनके मध्य क्या होगी? अनियमितताएं होगी, यानी रफ है या चिकनी है, इन सब के मध्य है वो क्या होता है? अंतः बंधन के कारण घर्षण होता है। अब घर्षण के लाभ भी कौन कौन से और हानियां भी कौन कौन से सब देखेंगे। लाभ तो क्या है कि वाहनों में ब्रेक लगाना, अगर ये नहीं होता तो वाहन रुकते ही नहीं। और गतिशील वाहनों की दिशा में परिवर्तित कर पाना, अगर ये नहीं होता तो अगर कोई मोड़ आती, अपने को अपनी गाड़ी है वो मोड़नी है तो नहीं मुड़ती, वो घर्षण नहीं होता। तो हमारा लिख पाना भी घर्षण की वजह से होता है, हमारा चल पाना, हमारा वस्तुओं को पकड़ पाना। अब क्योंकि जैसे कोई चिकनी वस्तु होती है उसको अपन पकड़ते हैं तो वो अपने हाथ से छूट जाती है ना, तो वो किस वजह से? क्योंकि उसकी सतह चिकनी हो गई है तो घर्षण है वो कम हो गया है। और कोई भी रफ चीज़ है यानी खुरदरी चीज़ है उसको अपन आसानी से पकड़ सकते हैं। और क्यों? क्योंकि उसकी उस पर घर्षण क्या है? ज़्यादा काम कर रहा है। ये तो है घर्षण के लाभ। उसके अलावा जैसे दीवार में कील ठोक पाना, ये भी घर्षण का ही लाभ है। धागे में गांठ दे पाना, आपने देखा होगा कि कोई चिकनी रस्सी होती है उसके अपन गांठ मारते हैं तो वो तुरंत खुल जाती है, और कोई खुरदरी होती है तो उस पर आसानी से गांठ लगा देते हैं अपन। भवन निर्माण करना, ये सब किस के कारण है? घर्षण की वजह से। लेकिन घर्षण के लाभ है वैसे ही हानियां भी है। कौन कौन सी हानियां? कि घर्षण के कारण वस्तुएं वो घिस जाती है। घर्षण से जैसे अपन देख सकते हैं कि गाड़ी चलाते हैं तो टायर घिसते हैं ना, तो वो किसकी वजह से घिसते हैं? घर्षण की वजह से। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि गाड़ी चलाते हैं या करते हैं तो टायर है वो गर्म भी हो जाते हैं। या इसका लाभ भी है एक, कि माचिस है उस पर अपन जैसे तिल्ली को घर्षण करते हैं तो वो जल जाती है, तो ये उसका लाभ भी है। लेकिन हानियाँ भी है। या घर्षण की वजह से जैसे अपन कोई भी वस्तु है उसको काम में ले रहे हैं, कंटिन्यू अगर काम में लेते हैं, कोई मशीन है उसको काम में ले रहे हैं तो कंटिन्यू काम में लेंगे तो वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि उस पर घर्षण लग रहा है उसकी वजह से गर्म होती है वो। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। मिक्सी अपन यूज़ करते हैं तो देखते होंगे कि गर्म हो जाती है, वो किसकी वजह से? घर्षण की वजह से। माचिस की तीली को किसी खुरदरी सतह पर पृष्ठ पर रगड़ने पर वह क्या करती है? आग पकड़ लेती है। आपने ट्राई भी किया होगा कि फर्श है जैसे उस पर अगर अपन माचिस की तिल्ली है उसको स्पीड से रगड़ते हैं तो उससे क्या होगा? वो आग पकड़ लेती है। मैंने तो बहुत बार ट्राई करके देखा है बचपन में ये सब। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर पैदल या ऊपरी पुलों की सीढ़ियों घिस जाती है। किसकी वजह से घिसती है ये? घर्षण की वजह से। कि रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है या कहीं भी देख सकते हो आप कि जो सीढ़ियाँ होती है उन पर
बार बार लोग जैसे जाते हैं तो क्या होती है, सीढ़ियाँ घस जाती है। वो भी किसकी वजह से घिसती है, घर्षण की वजह से घिसती है। उसके बाद में घर्षण को कम करने के उपाय देखते हैं कि कौन कौन से उपाय ऐसे हैं जो जिनसे अपन घर्षण को कम कर सकते हैं। कि स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। स्नेह का प्रयोग कैसे, जैसे आपने देखा होगा कैरम अपन खेलते हैं तो पाउडर यूज कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आसानी से अपनी जो भी गोटियाँ हैं वो आगे खिसकती रहती है। और पाउडर साबुन के घोल का प्रयोग करके हम इसका घर्षण को कम कर सकते हैं। बॉल बियरिंग का प्रयोग करके, जैसे आपने देखा होगा टायर होते हैं उनके अंदर एकदम से छोटे छोटे गोल गोल हैं, वो लोहे के गोले से होते हैं, वो क्या होते हैं, बॉल बियरिंग, और उनसे क्या होता है, घर्षण कम होता है। एग्जाम्पल के लिए कि जूतों की तली या कार या ट्रक एवं बुलडोजर के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं जिससे उनकी सड़क पर मजबूत पकड़ बने और घर्षण भी क्या हो, कम हो, क्योंकि कुछ जगह उनमें स्पेस छोड़ा जाता है ताकि उस जगह घर्षण ना लगे। स्वचालित, और जैसे चप्पल या ये घिस जाती है तो वो पूरा का पूरा पृष्ठ है वो क्या होता है, फर्श पे या जमीन पे टच होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पीड कम होने लगती है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों गुटकों का प्रयोग कर घर्षण बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। और कबड्डी के खिलाड़ी या व्यायामी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। आपने देखा भी होगा कि कुश्ती खेलते हैं वो क्या करते हैं, अपने पूरी बॉडी पे या हाथों पे मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी पर अच्छी पकड़ बन सके। हाँ, वो खुद की बॉडी है उसको तो चिकना रखते हैं और जो सामने वाला खिलाड़ी होता है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं ताकि उसकी जो भी बॉडी उसको वो क्या करे, अच्छे से पकड़ सके। कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए पाउडर का प्रयोग किया जाता है। आप सबने खेला भी है, देखा भी होगा। गेट के कब्जों में तेल की बूंद डालने से गेट आसानी से घूमने लगता है, इससे भी क्या होगा, घर्षण कम होता है। आपने देखा भी होगा कि गेट है वो आसानी से नहीं खोलते तो उसमें क्या करते हैं, तेल डाल देते हैं या ऑयल डाल देते हैं। मोटर मैकेनिक है वो मशीनों के गतिशील भागों के मध्य ग्रीस लगाते हैं, ये भी किस लिए करते हैं, घर्षण कम करने के लिए। या कुछ मशीनों में स्नेह के रूप में गतिशील पुर्जों के मध्य वायु की गद्दी लगाई जाती है ताकि उससे भी क्या हो, घर्षण कम हो। अब घर्षण के प्रकार भी देखते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं घर्षण के। तो एक तो होता है स्थैतिक घर्षण, एक होता है सीमांत घर्षण और एक होता है गतिक घर्षण। और गतिक घर्षण है उस ये भी दो टाइप का होता है, सर्पी और लोटनिक। ये अलग अलग टाइप्स है घर्षण के, इनको अपन सबको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थैतिक घर्षण। इनके बीच में अपन संबंध भी देखेंगे कि क्या संबंध है इनमें, कौन सा सबसे ज़्यादा होता है। तो स्थैतिक घर्षण देखते हैं सबसे पहले कि जब वस्तु एवं सतह एक दूसरे के संपर्क में हो तथा फिसलने का प्रयास करे परंतु वास्तव में गति नहीं हो रही हो तो उस समय स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है। कि जैसे कोई वस्तु है वो सतह के साथ में संपर्क में है और अपन उस पर बल लगा रहे हैं तो वो बल कि जहाँ तक वो वस्तु खिसकती नहीं है और उससे थोड़ा सा अपन अगर ज़्यादा लगा दें तो वो खिसक जाएगी। तो वो सीमा जहाँ तक वो नहीं खिसक रही है वो बल कौन सा होगा, स्थैतिक घर्षण होगा, क्योंकि उससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इस वस्तु पे कितना बल लग रहा है तो वो या कितना घर्षण बल कार्य कर रहा है, तो वो कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण की अवस्था में यदि वस्तु विराम में हो तो आरोपित बल एवं स्थैतिक घर्षण बल एक दूसरे के समान होंगे। अर्थात कि स्थैतिक घर्षण बल एक स्वसमायोजित बल है क्योंकि यह आरोपित बल के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेता है तथा सदैव कुल बल के बराबर होता है। यानी इसमें क्या होता है, आरोपित बल और स्थैतिक घर्षण का मान बराबर होता है। और जैसे ही अपन आरोपित बल है उसको बढ़ा देते हैं तो वो क्या होते हैं, वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है। तो ये है होता है स्थैतिक घर्षण बल, क्योंकि जब तक अगर अपन उस वस्तु को आगे नहीं बढ़ा सकते वो कौन सा बल होता है, कौन सा घर्षण बल होता है, वहां तक स्थैतिक घर्षण बल। तो स्थैतिक घर्षण बल का और आरोपित बल का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद में देखते हैं सीमांत घर्षण। कौन सा, सीमांत। ये कौन सा होता है, आरोपित बल का मान बढ़ाने पर स्थैतिक घर्षण का मान भी बढ़ता है, लेकिन यदि आरोपित बल के एक निश्चित मान से अधिक बढ़ा दे तो वस्तु क्या करने लग जाती है, गति करना प्रारंभ कर जाती है। और स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जहां तक वस्तु गति करना प्रारंभ नहीं करती क्या कहलाते हैं, सीमांत। क्यों, उस सीमा तक अपन वो मान है वो बढ़ा दें कि वहां से क्या होती है, वस्तु गति करना प्रारंभ कर जाती है। और सीमांत घर्षण की दिशा सदैव उस दिशा के विपरीत होती है जिनमें एक वस्तु किसी अन्य वस्तु की सतह पर गति करने के लिए तैयार होती है। और घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में ही लगता है। सीमांत घर्षण बल का मान दोनों वस्तुओं के मध्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है।
स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान पदार्थ तथा सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि अगर सतह है वो खुरदरी होगी तो इसका मान क्या होगा, अधिक, और अगर सतह चिकनी होगी तो इसका मान क्या होगा, कम। क्योंकि अगर सतह चिकनी होगी, आपने देखा भी होगा कि कोई चिकना फर्श होता है, उस पर अगर हमें कोई भारी वस्तु है, या जैसे हम ये समझ सकते हैं कि कोई अनाज है, उसकी बोरी है, तो उसको अगर अपन खिसका रहे हैं तो चिकना फर्श है, उसमें तो थोड़ा सा धक्का मारते वो क्या करती है, खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ सीमांत घर्षण कम है। और जैसे ही कोई खुरदरी सतह है, उस पर अगर अपन उसको खिसका रहे हैं तो ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होती है, तो यानी वहाँ सीमांत घर्षण क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद में देखते हैं अपन गतिक घर्षण। कौन सा, गतिक घर्षण, कि जब आरोपित बल का मान और अधिक बढ़ा दिया जाए तो वस्तु क्या करने लग जाती है, गति करना प्रारंभ कर देती है। इस स्थिति में गतिक घर्षण बल कार्य करता है, और गतिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के। गतिक घर्षण बल नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर वस्तु क्या करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी। इसके अंदर आरोपित बल है, उसका मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, घर्षण बल से ज़्यादा होगा जो अपन आरोपित बल कर रहे हैं। ये भी दो तरह का होता है, एक तो होता है सर्पी घर्षण और एक होता है लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण कौन सा होता है कि जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सरकती है तो सर्पी घर्षण होगा। जैसे खिसकती है ना, मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी वस्तु है उसको अपन फर्श पे खिसका रहे हैं, सरका रहे हैं, तो वो कौन सी होगी, सर्पी। और लोटनिक में क्या होगा कि जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु की सतह पर लुढ़कती है, क्या होगा, लुढ़कती है, तो वो कौन सा बल होगा, वहाँ लोटनिक घर्षण बल होगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे अपन सिलेंडर है तो उसको अपन लुढ़का के ले जाते हैं, तो कौन सा बल लगा रहे हैं, लोटनिक घर्षण बल लगाया। सर्पी घर्षण, अपन कोई वस्तु को खींच रहे हैं, खिसका रहे हैं, तो कौन सा हो गया, सर्पी घर्षण बल हो गया। अब इनके मध्य जो संबंध है, ये रीट के अंदर पूछा हुआ है कि जो स्थैतिक है, सर्पी है, लोटनिक है, इनके मध्य क्या संबंध होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, उसके बाद में होता है सर्पी, और उसके बाद में होता है लोटनिक। तो ये संबंध पूछा हुआ है, तो ध्यान में रखना, क्या पता आगे भी पूछ ले। एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी वस्तु को दूसरी सतह पर सरकाने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है। आप सबने देखा होगा कि सिलेंडर है, उसको अगर ऐसे खींच रहे हैं, उसके बजाय उसको लुढ़काएंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा। इसलिए रोलर लगे बैग को खींचना सुविधाजनक होगा। आपने देखा होगा कि ट्रॉली बैग है, उस पर रोलर लगे होते हैं, टायर लगे होते हैं, तो अपन उसको आसानी से खींच सकते हैं। और वही अगर ट्रॉली बैग ना हो और उसको अपने को खींचना हो तो नहीं खींच पाते अपन। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सरपण यानी सरकना को बॉल बेयरिंग के द्वारा लोटनिक में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कि जो भी सर्पी घर्षण जहाँ लगता है वहाँ क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग लगाया और उनको लोटनिक में चेंज कर देते हैं ताकि घर्षण कम हो जाए। जैसे छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी, छत के पंखे उसमें साइकिल और इनके अंदर जो धुरी होती है उनके नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। और वो किस लिए, कि जो सर्पी घर्षण है उसको किस में कन्वर्ट कर दें, लोटनिक घर्षण में। अब घर्षण अगर कोण देखे अपन तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल R एवं घर्षण बल F के परिणामी S तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के मध्य का कोण घर्षण कोण कहलाता है। जैसे ये अभिलंब हो गया, ये कोई सतह होगी जिसके अंदर प्रतिक्रिया बल लगा रहे हैं अपन, और इनके मध्य यहाँ S यानी परिणामी है जो S है, इनके और अभिलंब के मध्य जो कोण होता है, इस थीटा को क्या कहते हैं अपन, घर्षण कोण कहते हैं। और इसे अपन थीटा को वैसे लिखते हैं टेन थीटा बराबर F बटे R, और टेन थीटा बराबर म्यू, तो थीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स म्यू। वे ये क्या करते हैं, कोई अगर जैसे क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर जरूर पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। कर्षण, एक तो घर्षण था, अब हम पढ़ रहे हैं कर्षण कि अच्छा ये कर्षण क्या होता है, कि तरलों में लगने वाले कर्षण बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल को क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। कि वो तो था ठोसों के अंदर, घर्षण तो किस में लगता है, ठोस जो पदार्थ है उनके मध्य, और जो तरल है उनके मध्य जो लगता है उसे क्या बोलते हैं, कर्षण। कि किसी तरल, जैसे तरल के अंदर कौन सा आ जाएगा, द्रव और गैस दोनों अवस्था आ जाएगी, इन पर लगने वाला घर्षण बल उसकी अन्य तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। वायु अत्यंत हल्की है तथा विरल है, परंतु फिर भी वायु, जल या अन्य द्रव्य भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। कि तरल अपने में से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण लगाते हैं। ये आप सबको पता भी होगा कि अगर अपन वायु के अंदर भी अगर कोई चीज़ है वो उड़ा रहे हैं तो उस पर भी क्या होता है, फोर्स लगता है। अब अपन ये बोलते हैं कि ये वायु लगा रही है, लेकिन वो है क्या, कर्षण। अब कर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ये भी सही बात है। तरल में गति करते हुए वस्तुएं उन पर लगे कर्षण बल पर पार पाने के लिए ऊर्जा से
करती है। जैसे अपन हवाई जहाज़ को देखते हैं अपन, तो हवाई जहाज़ ऊर्जा क्षय करती है ना, क्योंकि उस पर वायु है वो कर्षण बल लगा रही है और वो उसके विपरीत बल लगा रही है ताकि वो उड़ सके। और उस पर जो बल लगा रही है हवा, वो कौन सा होगा? कर्षण। सभी वाहनों के डिजाइन है वो पक्षी तथा मछलियों के शरीर की तरह बनाए जाते हैं ताकि कर्षण बल क्या हो? कम। कि जो वायु में उड़ने वाले हैं उनको तो पक्षियों की आकृति के समान, और जो जल के अंदर चलने वाले हैं उनको मछलियों की आकृति के समान बनाया जाता है ताकि उन पे जो घर्षण बल है या जो कर्षण बल है वो क्या हो? कम हो। जैसे कि एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श है या संगमरमर की गीले फर्श और फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाया जाता है। कोई खिलौना है उसको इन चार फर्श पे अलग अलग टाइप के जो फर्श है उस पर चलाते हैं, तो कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगाए गए घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो सबसे ज़्यादा तौलिए पर, क्योंकि तौलिए की सतह क्या है? सबसे खुरदरी है। उसके बाद समाचार पत्र पे, या उसके बाद में संगमरमर का सूखा फर्श है और उसके बाद में गीला फर्श है। तो ये कौन सा हो गया? सबसे ज़्यादा ए पे, फिर बी, फिर सी और फिर डी। और खिंचाव के कारण रस्सी या स्प्रिंग में तनाव उत्पन्न होता है, जिसके लिए क्या है? संपर्क आवश्यक है इन दोनों के मध्य। उसके बाद में असंपर्क बल। वो तो थे संपर्क बल, और अब देखते हैं अपन असंपर्क बल के। असंपर्क बल कौन से होते हैं? तो वे बल जिनमें दो वस्तुओं के मध्य संपर्क आवश्यक नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? असंपर्क बल। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, स्थिर विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, ये सब कौन से हो गए? असंपर्क बल हो गए। उसके इनको सबको अपन आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। जैसे वो पढ़ेंगे अपन प्रकृति के मूलभूत बल है, तो उनके अंदर भी ये आएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल है या विद्युत बल है या चुंबकीय बल है, इन सबको अपन वहाँ भी देखने वाले हैं। उसके बाद में जैसे संतुलित बल है, इन सब का भी अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, क्योंकि अपनी क्लास है वो 21 मिनट की हो गई और अपना मुख्य टारगेट यही रहता है कि 20 मिनट में जितना टॉपिक कवर हो सके वो करे, ताकि आप भी बोर ना हो, आराम से टी ब्रेक या लंच ब्रेक में भी अध्ययन कर सकें। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लासें हैं उन सब का आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल अपन अध्ययन करने वाले संतुलित बल के बारे में। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।